तो चलिए एक और न्यूज़ सेट पेपर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 29 अप्रैल का पेपर, जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया था एनटीपीसी एग्ज़ाम में। और आज होगा हमारा एनटीपीसी का सेट नंबर 20। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपका एक और सेट आएगा उसके आपका, जो कि 30 अप्रैल का होगा। उसके बाद मेरा प्रीवियस पेपर का पूरा खत्म हो जाएगा एनटीपीसी का। ठीक है, तो जितने भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, जितना भी मैं आपको प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलिए अब आज का सेशन को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब आप लोगों को, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि पहले आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और पहले सारे क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, और आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करके जल्दी देख सकते हो, इसलिए वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, जिससे आपका समय कम से कम लगे। तो चलिए, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन मैंने पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है। जो हिंदी का क्वेश्चन है वो पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन है आपका पेपर का, और इंग्लिश में मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करके दिया है। ठीक है, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप लोग जल्दी आंसर देते चलिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, उनके वैतुक्रमों का योगफल क्या होना चाहिए। सिंपल सा, यानी क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड प्रोडक्ट इज 91, व्हाट शुड बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। बताओ, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, बनाने की भी जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, आपको कोई भी दो नंबर, सपोज दैट ए प्लस बी, इसका सम दे रखा है आपको 20 और ए इंटू बी, इसका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 91। ये ऐसा नंबर है, आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि ए और बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, 1/a प्लस 1/b, यही आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे पूछा क्या था, a प्लस बी, ए बाई बी ही तो पूछा था आपसे। ए प्लस बी क्या दे रखा था आपको क्वेश्चन में, 20 और 20/91, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अगर आपको क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लोग अपना मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन में करना, आपको जरूर सब क्वेश्चन क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑफिशियल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्या बोला, सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। उन उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो आप, इसको आराम से माइंड में ही कैलकुलेट करके बता सकते हो हालांकि। ठीक है, यहाँ पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ ताकि सभी लोगों को चीज़ें समझ आए। क्या बोला था, सारिका के 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं तो मैं दे सकता हूँ ए बी सी। और अब क्या कंडीशन दे रहा समझना, अब कंडीशन क्या दे रहा, पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है और ये तीसरा बच्चा है। ठीक है, बोला क्या था, पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है, यानी अगर दूसरा बच्चा अगर एक्स है तो ये इससे 5 साल बड़ा है, यानी एक्स प्लस 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला, तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, यानी जो दूसरा बच्चा है वो तीसरे बच्चे से 4 वर्ष बड़ा है, यानी मतलब ये से 4 साल छोटा होगा, यानी x-4 होगा। अब आपको क्या बोला था, तीनों का सम, यानी इन तीनों का आपको आयु का योग दे रखा था कितना, 22। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब आपको बताना था सबसे बड़ा बच्चा, सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। सॉल्व करो, एक्स 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 कितना हो गया, 3x हो गया, 5 से 4 जाएगा 1, अब यही 1 आपका उधर चला जाएगा तो क्या होगा 21, यानी एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया, एक्स का वैल्यू 7 निकल के आ गया। अब आपसे पूछा था सबसे बड़े बच्चे की आयु, यानी 7 5 12, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। 3 संख्याओं का योगफल 51 है, यदि पहला का दूसरी के से अनुपात 4 और 5 है तथा पहली का तीसरी संख्या का अनुपात 1 और 2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का योगफल। ठीक है, कोई 3 नंबर है जिसका आपको सम दे रखा है 51। अब कंडीशन क्या दे रहा है उसको नोटिस करना। ठीक है, और जैसा चाहो वैसा इसको भी बना सकते हो। ठीक है, रेशियो से आप रेशियो से जल्दी से डील कर सकते हो, बेसिक से भी जा सकते हो, जैसा आपकी मर्जी। अब देखो ये 3 नंबर मैं मान लेता हूँ, मैं नंबर को मान लेता हूँ, ये ए नंबर, ये बी नंबर और ये सी नंबर, यही 3 नंबर को मैं मान लेता हूँ आपका, ये आपका 3 नंबर है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। अब कंडीशन क्या बोला था, पहला दूसरा के साथ अनुपात कितना था, 4 और 5 था, यानी ए बाई बी, ये अनुपात आपको दे रखा है 4 और 5 का अनुपात है। फिर साथ में क्या बोला आपको, तथा पहली और तीसरी संख्या, यानी ए और सी का अनुपात आपको दे रखा है, साथ में 1 और 2 का अनुपात दे रखा है।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ए और बी का अनुपात क्या है, 4 और 5। ए अगर 4 रेशियो है तो बी कितना है, 5 रेशियो है। और यहाँ पर देखो ए अगर 1 रेशियो होगा तो सी क्या होगा, 2 रेशियो होगा। तो पहले तो आपको बराबर करना होगा, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है 4 रेशियो और यहाँ क्या है 1 रेशियो। तो इसको हम लोग 4 बना देते हैं। तो यहाँ भी गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ भी मुझे करना पड़ेगा 4 से गुना, क्योंकि रेशियो में है। तो ये क्या हो गया, 4/8 हो गया। और यहाँ पर क्या है, 4/5। अब देखो ए क्या दिख रहा है, 4 रेशियो, बी कितना दिख रहा है, 5 रेशियो, और सी कितना दिख रहा है, 8 रेशियो। क्लियर। अब आपको यही 3 रेशियो का सम दे रखा था 51, यानी 5 4 9 और 9 8 17, यानी 17 रेशियो किसके बराबर होगा, 51 के बराबर होगा। यानी एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगा। बात समझना, एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। यानी अब आपको पता चल गया तीनों नंबर कौन कौन सा होगा। ए आपका क्या था, 4, यानी 4 3 12 हो गया। बी कितना था, 5, 5 चौके क्या हो गया, 20, सॉरी 5 3 15 हो गया है ना, 5 3 15 हो गया। और सी कितना था, 8, यानी 8 3 24 हो गया। अब यही तीनों का आपको क्या पूछा था, आपसे यही तीनों का प्रोडक्ट पूछा था। अब सॉल्व कर लो, यानी 12 गुना 15 गुना और यहाँ पर आपका क्या 24। तो मैं इसको हटाता हूँ, 12 गुना 15 गुना 24। तो 12 गुना 15 गुना 24, तो 12 गुना 15 क्या होता है, 180। 180 गुना 14। अगर आप यूनिट डिजिट का हेल्प लोगे तो देखो जीरो तो आना ही आना है, यानी ये आंसर ये आंसर ये आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए, यानी अटेम्प्ट किए, तो उसने कितने प्रश्न सही सही हल किए। फिर से उसी टाइप का रेशियो पे ही बेस क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से बनाओ। नॉर्मल, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उसके 3 गुना गलत किए, यानी ये मान लो कि आपका करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर ये आपका करेक्ट 1 ठो करता है तो रॉन्ग आपका 3 ठो करता है, ठीक है। जैसा कंडीशन बोला बस मैंने वैसा किया। क्या बोला, यदि उसने कुल 76 प्रश्न मतलब हल किए, यानी अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट में आप समझते हो करेक्ट वाला भी और रॉन्ग वाला भी दोनों होगा। तो यानी आपका क्या हो गया, 1 और 3 कितना हो गया, 4 रेशियो। यही 4 किसके बराबर होगा, 76 के बराबर होगा। यानी एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 19 होगा। 19 का मतलब क्या, जो करेक्ट है वो टोटल 19 क्वेश्चन करेक्ट है, और आपका जो गलत है वो 57 क्वेश्चन गलत है। यानी आपसे क्या पूछा था, कितने प्रश्न सही सही हल किए हैं, यानी 19 प्रश्न सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर क्या बोला है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणाज है। यानी क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 18। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 अंकों का सबसे छोटा संख्या आपको बताना है जो आपका 18 से डिवाइडेड हो जाए। यानी 18 का गुणाज मतलब क्या, 18 का वो मल्टीपल होना चाहिए। अब आपको पता है अगर जो नंबर 18 का मल्टीपल होगा वो नंबर इसके फैक्टर का भी मल्टीपल होना चाहिए। अब आपको पता है 18 का एक फैक्टर आपका 2 होता है और एक आपका 3 होता है कि नहीं, इसका गुणनखंड 2 और 3 भी। तो बस यानी जो भी 6 अंकों का सबसे छोटा संख्या होगा वो 2 का भी मल्टीपल होगा, वो 3 का भी मल्टीपल होगा। अब आप देख लो, आपके पास ऑप्शन है तो डायरेक्ट ऑप्शन का हेल्प ले लो। अब आप जानते हो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी संख्याओं का सम देख लो, 3 का अगर टेबल में आता है तो वो नंबर 3 का डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कट जाएगा, ये 3 का डिविजिबल नहीं है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर 3 चेक करोगे तो ये आपका 3 से डिविजिबल है, ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। अगर 2 को चेक करोगे तो 2 भी इसको डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। यानी ये दोनों नंबर 18 का डिविजिबल है, यानी ये दोनों नंबर आपका 18 का गुणाज है। मगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, छोटा सा छोटा संख्या बताओ 6 डिजिट का, और दोनों 6 डिजिट का संख्या है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा संख्या है 6 डिजिट का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। मैं बता चुका हूं, जैसा चाहो आप वैसा बना सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो आप कैसे बनाते हैं, पहले सबसे पहले 6 डिजिट का सबसे छोटा संख्या लिखते हैं। सबसे छोटा संख्या 6 डिजिट का आपका ये नंबर हो गया। अब इसी नंबर को 18 से डिवाइड करके देख लेते हैं, मेरा जो भी रिमाइंडर होगा उसी में प्लस माइनस कर देते हैं, बात खत्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो जल्दी से। निम्नलिखित पदों का मध्यिका निर्धारित की गई थी, ठीक है, जो कि आपको दे रखा 32 12 23 17 28 25 और 43। बाद में यह पाया गया कि 29 के जगह गलती से 17 लिखा गया था। अब परिवर्तित मध्यिका क्या होगी, चलो बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मध्यिका निकालने, आप जानते हो ये आपको एक डेटा दे रखा है, ठीक है, ये आपको एक डेटा दे रखा है नंबर का। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गलती से 29 के जगह
17 लिखा गया था, यानी जो भी आपका जिस जगह पे आपका 17 लिखा हुआ है उस जगह पर 29 आपका लिखा रहना चाहिए उस डेटा में। तो वही बोल रहा है कि अगर आपका 29 के जगह अगर 17 लिखा गया था, अगर अब उसको हम करेक्ट कर दें तब आपको बताना है कि नया मध्यिका क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप जानते हो सबसे पहले मध्यिका हम लोग निकालते कैसे हैं। कोई भी डेटा आपका अगर आपके पास है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको आरोही क्रम में इसको पहले लिखते हैं, यानी नंबर को पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो हम लोग भी इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12। 12 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 17। ठीक है, 17 सबसे छोटा नंबर है 12 के बाद, मगर अभी आपको क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया था कि आपका 29 के जगह 17 लिखा गया था, यानी आप 17 इसको कंसिडर मत करो, इसको कंसिडर करो कि ये नंबर आपका 29 इस जगह पे होना था। ठीक है, समझ गए। अब यानी 12 के बाद सबसे छोटा नंबर फिर से कौन सा आ गया, 12 के बाद आपका हो गया 23, 23 के बाद हो गया 25, 25 के बाद हो गया 28, 28 के बाद हो गया 29, 29 के बाद हो गया 32 और 32 के बाद हो गया 43, यानी टोटल नंबर 7 है। अब आपको पता है मध्यिका निकालने के लिए बीच वाला नंबर ही मध्यिका कहलाता है। यहाँ से 3 नंबर हटा दो, यहाँ से 3 नंबर हटा दो, यानी बीच का नंबर कौन सा, 28, यानी यही मेरा मध्यिका होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। बोला है 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड 11 7 11 7 14। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। डायरेक्ट आप जानते हो हीरो फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, हीरो फार्मूला आपको 3 साइड दे रखा है, तो एस मेरा क्या हो जाएगा, 11 + 7 + 14, यहाँ क्या होगी 11 7 18, 18 22 और 32, यानी 32/2, यानी एस मेरा क्या निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। डायरेक्ट मैं हीरो फार्मूला लगा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको पता होगा। 16 गुना 16 से 11 जाएगा यानी 5, 16 से 7 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 9, 16 से 14 जाएगा 2। अब सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ 16, ठीक है, ये 16 है, 16 अगर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तो सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर देखो 9 5 45 और 45 2 90, यानी 90 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 को भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ 90 को, 9 5 45 90, यानी 10 90। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ पेयर। अच्छा, तो ये तो पेयर बना हुआ है ना, ये 9 है, 9 भी तो बाहर निकल जाएगा, यानी 4 3 12, यानी 12√10 हो जाएगा ना, सीधा सीधा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये मेरा 9 ध्यान में नहीं गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो। अब ये आपका एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये आपका का मतलब ऑफ होगा। ठीक है, जिनको समझना है तो इसका मतलब ऑफ है। आप लोग मुझे इसका आंसर करेक्ट बताइएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ किसका आंसर आता है सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। रिया ने 3 बोतल रुपए 250 प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 16% का लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। जल्दी से बताओ। 3 बोतल, ठीक है, 3 बोतल रुपए 250 प्रत्येक, यानी हर एक बोतल का 250 दाम है, तो 3 बोतल का दाम कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, यानी ये आपका सीपी आया। ध्यान से समझिएगा, सीपी आया। अब क्या बोला था, पहला बोतल जो था वो रिया आपका 10% लॉस में बेची है, तो 250 का 10% कितना होगा 25 होगा, यानी एक बोतल को वो 225 रुपये में बेच चुकी है। सीधा सीधा कैलकुलेशन है। अब क्या बोल रहा है कि ओवरऑल उसको 16% का प्रॉफिट के लिए, ओवरऑल उसको अगर 16% का प्रॉफिट के लिए अब बचा हुआ 2 बोतल को कितने % प्रॉफिट में बेचेगी जिससे उसको फायदा हो 16% का, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आपको पता है उसको ओवरऑल कितना % का प्रॉफिट चाहिए, 16% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 16% का प्रॉफिट यानी 750 का आप 16% ईजिली निकाल सकते हो। यानी उसको बोतल कितने कीमत में बेचने चाहिए मैं बता देता हूँ। 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 30 बार में, 2 से काट सकते हो यानी 15, और यहाँ से काट दोगे 58, यानी 15 8 120, 12 15 5 75, 77 87, यानी आपको ओवरऑल जो बोतल है उसको आपको 870 में बेचना है। ठीक है, 870 रुपए में जब बेचेगी तीनों बोतल को तभी जाके उसको 16% का प्रॉफिट होगा। अब जिसमें से एक बोतल वो बेच चुकी है 225 रुपए में, यानी 10 से 5 जाएगा 5, और आपका 6 से 2 जाएगा 4, और 8 से 2 जाएगा 6, यानी अब बचा हुआ बोतल को 645 रुपए में बेचना होगा, यानी 2 बोतल को। और 2 बोतल का दाम कितना होगा 500, यानी 500 रुपये 2 बोतल का दाम होगा, और उसको 145 रुपये ज़्यादा में बेचना है। तो यही आपसे प्रॉफिट % पूछा था, मतलब कितने में और उसको ज़्यादा में उसको बेचना है। तो 145 रुपये ज़्यादा में बेचना है, मैं इसको हटाता हूँ, तो 145/500 तो क्या हो जाएगा
दिख रहा 29%, 0,005 से काटोगे 29, यानी 29% प्रॉफिट में बचे हुए 2 बोतल को बेचोगे, तभी जाकर उसको ओवरऑल 16% का प्रॉफिट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब यहाँ पर क्या बोला है, किस संख्या का 32% 25.6 है। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं समझा देता हूँ इंग्लिश में भी। क्वेश्चन में नॉर्मली क्या बोला है, 32% ऑफ एनी नंबर इज 25.6, देन व्हाट इज द नंबर। बस यही आपको फाइंड करना है। यानी किसी संख्या का 32% आपका 25.6 है, आपको बताना वो नंबर कौन सा है। तो मान लो x का 32%, ठीक है, x का 32% आपको दे रखा है, यही चीज़ 25.6 दे रखा है। आपसे पूछा है वो x का वैल्यू बताओ, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो लगेगा, नीचे जीरो लगेगा तो यहाँ भी जीरो लगेगा। 32 से कितने बार में काट दोगे, 8 बार में काट चुके। 32 8 256, 10 गुना 8, यानी x का वैल्यू 80, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप छोटा सा आपका सॉल्व करना है, हल कीजिए, इसको सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 16√3, 16√3 तो कुछ आप नहीं कर सकते हो, ये क्या है, √48, 48 है, ध्यान से देखिएगा 48, यानी 16 गुना 3 मैं लिख सकता हूँ। 16 आपका बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, माइनस 2√27, 27 मतलब क्या होता है, 9 गुना 3 होता है, तो 9 भी बाहर निकल जाएगा, यानी 3 2 6, 6√3 हो जाएगा। अब देखो रूट में क्या है, सबका √3 है, तो लेस कर सकते हो, यानी 6 4 10, और 16 में से 10 जाएगा 6, यानी 6√3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है, आशा अपनी चॉकलेट में से आधा उषा को दे देती है, उषा उनमें से आधा खा लेती है और बाकी लता को दे देती है। लता 8 रख लेती है और गीता को बाकी 10 दे देती है। आशा के पास कितनी चॉकलेट थी। देखो अब इस क्वेश्चन को भी जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ऑप्शन से भी आप देख के समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या बोला, आशा अपनी चॉकलेट में से आधा उषा को दे देती है। समझना, आशा के पास चॉकलेट था x, वो आधा चॉकलेट अपना उषा को दे देती है, यानी आधा चॉकलेट जब दे दी तो कितना दे दी, x/2 दे दी, ठीक है। अब क्या बोला, उषा के पास, यानी ये उषा का चॉकलेट हो गया आधा। उषा उनमें से आधा खा लेती है, यानी आधा खा ली, यानी उसके पास बचेगा कितना, उसका भी आधा, यानी x/4, ठीक है। ये हो गया उषा के पास अब चॉकलेट, आधा खा लेती है और बाकी लता को दे देती है, यानी लता को कितना दी, x/4 दे दी। समझ रहे हो मेरी बात को, x/4 दे दी लता को। फिर क्या किया, लता 8 रख लेती है, यानी जो लता को चॉकलेट दी थी x/4, वो उसमें से लता क्या करती है, 8 रख लेती है, यानी उसमें से आप 8 लेस कर दो, ठीक है। 8 उसमें से वो रख लेती है, बात समझो, 8 उसमें से रख लेती है, और बचा हुआ जो 10 है वो गीता को दे देती है, यानी 8 रख ली तो बचा कितना, 10, यही 10 के बराबर हो गया, बात खत्म। आपसे पूछा था आशा के पास कितने चॉकलेट थे, यानी आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। अब ये -8 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18, 18 चौके 72, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन, मतलब सिंप्लीफिकेशन, ये आपका दो इक्वेशन था, आपको x का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अगर मैं बात करूँ, ये जो सेट है वो इजी टू मॉडरेट लेवल के सेट है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है। तो देख लो, इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको x का वैल्यू बताना है, ठीक है, दो इक्वेशन है, x का वैल्यू बताना है, यानी y को काट दो। y को काटना आप आसानी से जानते हो, ये क्या है 2y है, और ये क्या है आपका y का कॉफिशिएंट y मतलब 5 है, और यहाँ पर y का कॉफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 से गुना कर देता हूँ, यहाँ मैं 5 से गुना कर देता हूँ डायरेक्ट से। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस देखो, ये सब बनाने का अभी तक कोई क्वेश्चन अभी जितना भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा उसमें से कुछ ही क्वेश्चन में केवल पेन पकड़ना था, बाकी सबको मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में आप उसको माइंड से ही सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर देखो 3x 2y और ये हो गया 4। आपको पता है x का वैल्यू पूछा है तो y को हम लोग 0 बनाएंगे, यानी यहाँ पर मैं गुना कर देता हूँ 2 से, क्योंकि y का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से गुना कर देता हूँ, और यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 5 है, 5 से मैं गुना कर देता हूँ, यानी यही चीज़ क्या हो गया 5 2 10 और 5 2 10, ठीक है। तो बस ये दोनों लेस हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ देखो 8 2 16 और 5 3 15, साइन कन्वेंशन से प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, यानी 16 से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, x ही बचेगा। 9 2 18 और 18 यहाँ पर क्या है -20, यानी -20 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2 बचेगा, यानी करेक्ट आंसर इसका होगा माइनस ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो।
यहाँ पर बोला था एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर खड़ी दो कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से एक दूसरे की तरफ एक ही समय में यात्रा शुरू करती है। इन कारों के मिलने में कितना समय लगेगा? नॉर्मल, ये भी आप बना लोगे। ये दो जगह से गाड़ी हो रहा है और एक ही समय से आपका दोनों स्टार्ट होता है और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। आप जानते हो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? जब आपका डायरेक्शन आपका अपोजिट हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों का ऐड हो जाता है। तो बस वही चीज़ करेंगे। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। आपको पता है उन लोगों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 240 का डिस्टेंस है। आपको निकालना क्या था? टाइम निकालना था, यानी टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड क्या था? 70 और एक का स्पीड था 80, यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 150, क्योंकि दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। क्योंकि दोनों का स्पीड क्या था, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या था? अपोजिट था। सॉल्व करो। आपसे पूछा था कितना समय लगेगा, यानी 24/15 3 से काटोगे तो ये आपका 8 और ये आपका 5, यानी 8/5 घंटा लगेगा। यानी आपका यहाँ पर मिनट में है तो मिनट में करने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं, यानी 12 से काटेंगे। 12 12 8 है 96, यानी 96 मिनट समय लगेगा। 96 मिनट मतलब 1 घंटा 36 मिनट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा ये भी पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बताओ? ऑप्शन नंबर थर्ड। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगा, ये समझ आ रहा है आपको, बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो साइन 23 डिग्री है और यहाँ पर क्या कॉस 67 डिग्री है। किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हो। साइन को कॉस में बदल लो या कॉस को साइन में बदल लो, क्योंकि हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। या फिर बात करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हो, तो दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। एक क्वेश्चन सिंपल से ये पूछा गया था, एक आयत जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपसे पूछा है उसका डायगोनल। तो ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका लंबाई 6 दे रखा था, सॉरी ये आपका 12 दे रखा था। ये आपको काट सकते हो। आपसे उसका क्या पूछा था? आपसे इसका डायगोनल पूछा था। तो डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। एल स्क्वायर मतलब 144, 144 प्लस 36 हो गया, यानी कितना हो गया? अंडर रूट 180 हो गया। 180 मतलब क्या होता है? 36 गुना 5 हो गया। 36 गुना 5 यानी मैं कह सकता हूँ 6√5 हो गया इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखोगे तो पॉइंट में आपको दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन देखोगे तो पॉइंट में दे रखा है। एक सेकंड, तो क्या था मेरा? 6√5। √5 का वैल्यू आप जानते हो 2.23 अप्रॉक्स में होता है। 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 18, 6 2 12 1 13 और 6 2 12 1 13, यानी 13.38 अप्रॉक्स होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो और देख लो पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कुछ अलग मैंने नहीं रखा। ये सब क्वेश्चन जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये आपको ऑफिशियल क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और जरूरी नहीं है कि ये सेट अगर आपको इजी लग रहा है तो सब सेट इसी तरीके से है। मैं आपको काफ़ी सेट पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। हो सकता है अगर आपको ईजी लग रहा है तो इसका कारण यही है कि आप मैक्सिमम सेट पेपर सॉल्व कर चुके हो जो आपको ईजी थोड़ा लग रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर बोला 28 के धनात्मक गुणनखंडों का मध्य यानी मीन ज्ञात करें, यानी फाइंड द मीन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 28। तो 28 के सभी पॉजिटिव फैक्टर का आपसे मध्य पूछ रहा है। तो आप जानते हो फैक्टर निकालना, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको फैक्टर निकालना पूरा अच्छा तरीके से बताया था। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हो। देख लो 28 के टोटल कितने फैक्टर होते हैं। 28 मतलब क्या होता है? 7 गुना 4 28, यानी 2 के पावर में 2 हो गया। यानी अगर मैं इसका टोटल फैक्टर की बात करूँ तो टोटल फैक्टर कितने होंगे? 7 के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1, 1 + 1 2, 2 × 3, यानी टोटल इसके 6 फैक्टर होंगे। 6 फैक्टर मतलब समझ रहे हो ना? 6 गुणनखंड, यानी 6 ऐसे नंबर होंगे जो 28 को कंप्लीटली डिवाइड करते होंगे। समझ गए? यानी 6 ऐसे नंबर होंगे जो 28 को भाग देते होंगे। अब बस उन्हीं नंबर का आपसे मध्य पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल हटाता हूं। आपको पता चल गया टोटल नंबर कितने हैं? 6 होंगे। ठीक है, तो पहले मेरा बताओ, आप जानते हो मध्य और एवरेज दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है कि नहीं है? मध्य और एवरेज होता क्या है? सम ऑफ द नंबर और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द नंबर। तो टोटल नंबर तो पता चल गया 6 होगा। अब सब नंबर का सम आपको निकालना है। अब वो नंबर कौन कौन सा है आप उसको भरबली भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है आपको पूरा सॉल्व करने का। पहला नंबर 1 होगा जो डिवाइड करता है 28 को, 2 भी डिवाइड करता है, 3 नहीं करता, 4 करता है, 7 करता है, 14 करता है और एक खुद 28 है जो आपका डिवाइड होता है 28 से। तो यही वो 6 नंबर है। बस अब सबका सम कर दो। यहाँ पर देखो 28
ठीक है 28, यानी 4 टाइम्स हो गया 7 14, यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया और यहाँ 4 2 6 1 7, यानी 1 टाइम हो गया 4 3 7 और 1 8, यानी 8 गुना 7 56, यानी ये सम कितना हो गया 56, 56/6। ठीक है, तो 56/6 सॉल्व करो तो यहाँ क्या जाएगा 9 6 54, 9 6 54, ध्यान दीजिएगा 9 6 54, 54 मतलब अब 2/6, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 क्या था 0.33, यानी 9.3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ट्राई करके देखो। यहाँ पर क्या बोला है, यदि 1701 तथा 1/6 का गुणनफल 28 से पुनर्नित विभाजित है तो हैश का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 1701 एंड 1/6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, यहाँ पर देखो ये थोड़ा गलत है, यहाँ 28 होगा, ठीक है, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 28, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हैश। बताओ, यानी हैश का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन में क्या बोला, सिंपली क्या बोला, ये कोई दो नंबर है जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट कंप्लीटली यानी पूरा पूर्णतित विभाजित होता है किससे 28 से, तब जाके आपको बताना है कि हैश का वैल्यू क्या होगा। बताओ, यानी क्वेश्चन में कह दिया है कि 1701 इंटू ये क्या है 1/6, तो मैं हैश का जगह पे x लिख रहा हूँ, ठीक है 1/6, ये नंबर कंप्लीटली 28 से डिविजिबल है। अब आपको बताना है हैश का वैल्यू क्या हो सकता है, तो देख लो, चेक कर लो। अब देखो ये नंबर अगर कंप्लीटली यानी इसको पूरा 28 से डिवाइड करता है, तो अभी जो मैंने बताया कि अगर ये नंबर 28 से अगर ये डिविजिबल होगा यानी इसका हर फैक्टर से आपका वो डिविजिबल होगा, यानी मैं कह सकता हूँ 7 गुना 4, ये 7 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब बस अब चेक कर सकते हो, यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ 7, ठीक है 28 का जगह मैं 7 गुना 4 लिख रहा हूँ, अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 1701 को, तो देख लो कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो 7 2 14, 3 0, 7 चौके 28 और 3, यानी 243 बार में कट जा रहा, ठीक है, यानी 7 से कट गया 243, मेरी बात को समझना, 7 से कट गया 243, अब क्या बच गया, नीचे 4 बच गया। अब यहाँ पर देखना, मैं इसको हटाता हूँ, अब इस चीज़ को समझना, क्या बच गया था 243 इंटू 1/6 और नीचे में क्या बच गया 4 बच गया। अब आप मुझे बताओ, आप जानते हो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हो कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 243 में कहीं भी आपको 2 दिख रहा है क्या, क्योंकि अगर मैं 3 के पावर में 3 3 9 27 81 243, यानी 3 के पावर में अगर जब मैं 5 करता हूँ तो मुझको क्या नंबर मिलता है 243, ठीक है 243 मिलता है। तो इसका मतलब इस नंबर में तो 2 कहीं है ही नहीं, इस नंबर में कहीं भी 2 मुझे मिला नहीं, यानी अब आप समझ सकते हो ये नंबर तो कभी भी 4 से आपका डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये जो नंबर होगा यही 4 से डिविजिबल होगा, मतलब होगा। अब आप जानते हो, आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल से चेक करना जानते हो कि जो भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट जो 4 का टेबल से डिवाइड हो जाए वही नंबर आपका डिवाइड होता है। अब आप देख सकते हो ऑप्शन में, यानी ये नंबर क्या होगा, पहला ऑप्शन अगर देखोगे 166, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा, लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल में है नहीं, यानी ये नंबर कभी नहीं हो सकता। इसका आंसर 46 कभी 4 से डिवाइड होता है, नहीं हो सकता, यानी ये भी नहीं होगा। 26 क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, यानी ये भी नहीं होगा। क्या फिर 16 4 से डिवाइड होगा, जी हाँ होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बस इस तरीके से आपको चेक करना था, करने की इतना जरूरत नहीं था, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के केवल इतना बताया। क्लियर, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन केवल देखने में ही थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा हो, बात बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या बोला है, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहते हैं कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों को अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। तो सबसे क्या बोला, अब सबसे वो ज़्यादा मैक्सिमम वो बांटना चाहती है अपने क्लास में जो भी है। 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम है। तो बस अब क्या करो, तीनों का HCF निकाल दो, अधिकतम वही आपका होगा। और सबका ये भी क्वेश्चन में बोल रखा था कि एक भी आपका बचना नहीं चाहिए, यानी 24 36 60 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 12 2 24, ठीक है 12 2 24, 12 3 36 और 12 25 60, यानी HCF क्या होगा 12 ही होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर बोला आनंद 20% लाभ पर चार्ली को एक कुर्सी बेचता है और चार्ली 10% की हानि पर उस कुर्सी को रयान को बेचता है।
रयान इसके लिए 432 रुपये का भुगतान करता है, तो आनंद ने इसे कितने आनंद ने इसके लिए कितने रुपए भुगतान किया था। अच्छा, आनंद का पूछ रहा है, बताओ। इसको भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, जैसा मर्जी आपका वैसा बना सकते हो। आप उल्टा भी चल सकते हो या फिर शुरू से क्वेश्चन को आगे से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। नॉर्मली अगर मैं समझता हूँ कि एक्स प्राइस में अगर वो खरीदा था, कितना परसेंट लाभ में बेचा, 20% का लाभ में, मतलब 1/5 में वो फायदा बेचा है, यानी मैं कह सकता हूँ 6/5 में बेचा है। अब ये प्राइस किसके लिए, चार्ली के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब वो 10% के हानि पर बेच रहा है, 10% का हानि मतलब 1/10, यानी 9/10 में वो बेचा। किसको, रयान को बेचा, और रयान इसके लिए 432 रुपये पे किया था। यानी इसी हिसाब से पूछा था आनंद का कितना रुपया पड़ा, यानी एक्स का ही वैल्यू पूछा। सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्या, 6 और 9, 5 और 10, 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं काटूँ कैसे, किस तरीके से काट सकता हूँ। कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। तो यहाँ पर मैं 50 को 50 लिख देता हूँ और यहाँ से मैं काटता हूँ, ठीक है। ये तो खत्म हो गया। 9 से काटते हैं, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 8 72, 6 से काटेंगे, 8 6 48, यानी 8 गुना 50, 400, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब यहाँ पर क्या है, छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री है। अब आप जानते हो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आप देख के बता सकते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा, अब थोड़ा ध्यान से देखो। ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/sin थीटा। अगर मैं 1/sin थीटा को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + sin थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, एज इट इज उतर जाएगा, 1 + sin थीटा हो जाएगा। अब हम सभी लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं साइन थीटा को अगर मैं कॉमन ले लूँ ऊपर में तो क्या हो जाएगा, 1 + sin थीटा हो जाएगा, और नीचे भी क्या था, 1 + sin थीटा था। तो बस ये ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, sin थीटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो जल्दी से। बोला एक भिन्न तथा उसके वैतुक्रम का योगफल 5 1/5 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी फ्रैक्शन आपको बताना है। द सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5 1/5, फाइंड द फ्रैक्शन। बताओ। यानी आप कह सकते हो कोई अगर आपका x है, उसका वैतुक्रम क्या होगा, 1/x। इनका सम दे रखा है 5 1/5। आप देख के नहीं बता सकते हो 5 1/5 वही 26/5 होगा। बताओ 1/x का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। ये चीज़ तो देख के ही पता चल जा रहा होगा आपको लोगों को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर क्या बोला, यदि बढ़ाई बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते हैं, वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बढ़ई ए बढ़ई बी से दोगुना तेज है। यदि बढ़ई बी अकेला ही काम करता है तो इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा दिया, बढ़ई बोल दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कारपेंटर बोले कुछ भी बोले। आपको नॉर्मली बोला है ए और बी मिलकर आपका 10 दिन में काम को खत्म कर सकता है, ठीक है। ये आपको बोल चुका है क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या बोला है, मतलब कोई हिंट क्या दे दिया है कि ए और बी के बारे क्या बोला है कि बढ़ई बी से दोगुना तेज है। यानी अगर बी अगर एक काम करता है तो बढ़ई ए आपका 2 काम करता है। ये आपको क्वेश्चन में हिंट दिया था। अब आपको पता है अगर ए अगर 2 काम करेगा, बी अगर 1 काम करेगा, तो दोनों मिलकर कितना काम कर पाएगा, 3 काम कर पाएगा। और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, खत्म कर देंगे, 10 दिन में खत्म कर देंगे। यानी टोटल वर्क क्या होगा, 3 × 10, यानी टोटल काम 30 होगा। तभी तो आपका दोनों मिलकर 3 काम करेंगे तो 10 दिन समय लगेगा। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। अब आपसे पूछा क्या था, अगर बी अकेला करना चाहे उस काम को, तो आपको पता है बी आपका 1 काम कर सकता है, तो 30 काम को करने में कितना समय लगेगा, 30 दिन। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है कि एक व्यापारी एक मेज जिसका अंकित मूल्य ₹750 है को 2 क्रमिक 10% और 8% के छूट के बाद खरीदता है। वे ₹50 परिवहन पर व्यय करता है। उसे 15% का लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो बताओ, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, एक व्यापारी एक मेज जिसका अंकित मूल्य 750 था, यानी ये मार्क प्राइस था 750, उसको 2 डिस्काउंट में खरीदा है, ठीक है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट में खरीदा है। पहला तो 10% का डिस्काउंट में खरीदा है, यानी मैं कह सकता हूँ 10% का डिस्काउंट मतलब 1/10, यानी हर 10 में उसको एक आपका क्या हुआ, डिस्काउंट मिला है। यानी मैं कह सकता हूँ 9/10 में वो आपका सामान को पहला छूट उसको मिला। क्लियर। दूसरा छूट 8% का मिला। 8% मतलब समझ गए, यानी मैं कह सकता हूँ 2/25 मतलब 2 का डिस्काउंट मिला 25 में,
यानी 23 में सामान को बेचा गया होगा उसको बाद में, यानी ये हो गया उसका प्राइस जो उसको मिला था 750 रुपये में 2 डिस्काउंट के बाद। इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 25 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा, 9 तिया 27, यानी 27 गुना 23, 27 तिया 81, 8, 27 दो 54, 54 8 62 हो जाएगा, यानी 621 रुपये में उसको वो टेबल मिला था दुकानदार को, ठीक है, जो ट्रेडर को मिला था। अब क्या बोला, 50 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया, यानी 50 रुपये जब ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करेगा तो उसके लिए कितना रुपया हो जाएगा, फिर 671 रुपया हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था 15% का लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी आपसे पूछा था प्रॉफिट परसेंट, यानी 115% का वैल्यू पूछ रहा। तो मैं इसको हटाता हूँ। अब यहाँ पर आपसे बस निकाल दो 671 का 115%, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं काटना चाहूँ तो किससे काट सकता हूँ, 5 से काटूंगा तो 23 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देखो 671 आया, यहाँ पर 23 आया, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका आंसर अप्रॉक्स में आना चाहिए, जो कि आपका अप्रॉक्स में ही आएगा। अब आप लोग इसको चेक कर लेना, करेक्ट आंसर मुझे आप बताना कमेंट करके, ठीक है। ये भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। यहाँ पर बोला एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी निःशुल्क देती है। कौन सा ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगे? चलो इसको बताओ। यहां पर क्या बोल रहा है कि अ शॉप गिव अ गिफ्ट कूपन टू एवरी 30 कस्टमर, यानी कोई दुकान में हर 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन मिलता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर बोला प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी निःशुल्क मिलता है। फिर क्या बोला, हर जो हर 100 कस्टमर को एक टीवी भी फ्री में मिलता है, ठीक है, जो टीवी का फ्री चार्ज उसको फ्री में मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच कस्टमर विल रिसीव बोथ गिफ्ट कूपन एंड टीवी, यानी आपसे पूछा है कि कौन से नंबर के ग्राहक जो होंगे उनको दोनों मिलेगा। समझ रहे हो, जो 30th नंबर का भी ग्राहक मतलब वो गिफ्ट मिलेगा, जो कूपन मिलेगा, और 100 वाला भी उसको टीवी मिलेगा, वो आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो इसका मतलब 30वां नंबर पे एक तो आपको कूपन मिल रहा है और एक 100 नंबर पे आपको कूपन मिल रहा है। तो कौन सा वो पर्सन होगा जिसको दोनों मिलेगा? तो दोनों का एलसीएम मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 गुना 30, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 गुना 30, मतलब मेरा मैं कह सकता हूँ 300, यानी 300 आपका क्या होगा, वो 300 वाला जो आपका होगा कस्टमर उसको दोनों मिलेगा। बात खत्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की संभावना क्या है? अब देखो ये आ गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और आपको बहुत कम ही देखने मिलेगा रेलवे एग्जाम में आपको प्रोबेबिलिटी का से क्वेश्चन, ठीक है, संभावना से क्वेश्चन आपका। यहाँ पर फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन आपके बने हैं कि बोला है कि व्हेन अ कॉइन इज ट्वाइस वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की क्या संभावना है? तो आप जानते हो एक सिक्का में क्या होता है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो हेड और टेल होता है, यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, दो ही तो आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दो में से आपसे पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की क्या संभावना है? तो हेड और टेल ही होता है, और हेड आने की संभावना क्या है, अगर एक सिक्का उछाले तो जाहिर सी बात है 50% ही प्रोबेबिलिटी बनेगा, 50% हेड का होगा, 50% टेल का होगा, यानी 1/2, क्योंकि 2 आपका टोटल सैंपल स्पेस है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 ही है, यानी 1/2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मेरा ये है रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है, एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं डैश होती है। ये आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, यानी द परपेंडिकुलर लाइंस ऑन द सेम लाइन आर, क्या कहलाता है बताओ। तो एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं डैश होती है, तो एक ही रेखा पर लंबवत रेखा यानी 2 परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या होता है, एक दूसरे का समांतर होता है, यानी एक दूसरे का पैरेलल होगा। द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सेम लाइन आर क्या, पैरेलल, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर हाइड हो चुका है, मैं जैसे कि दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ पर भी ये चीज़ को मेंशन कर रखा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्या बोला, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है, यानी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। 8 साल में आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का इक्वल हो जा रहा है, तो जैसा चाहो वैसा बना दो। अगर 8 साल में अगर इक्वल हो जा रहा है तो 100/8 कितना होगा, 12.5% रेट होगा। बात समझ रहे हो, अगर प्रिंसिपल अगर आप मान लो 100 रुपये है, रेट आपको निकालना है और समय आपको दे रखा है क्या, 8 साल में,
और ऐसा ही आपको पता चल गया कि मेरा 100 रुपीज़ ही हो रहा है, तो बस यही तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 8 सालों में। तो बस निकाल सकते हो 100/8 मतलब 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। देख सकते हो क्वेश्चन इसमें भी थोड़ा हाइड हो चुका है, बट मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर भी फिर भी। ठीक है, क्या लिखा हुआ? सिंपल सा ये बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन है। स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा, यानी क्या बोला? शांत जल में नाव का स्पीड आपको बता दिया गया, यानी मैं कह सकता हूँ एक्स का आपका स्पीड दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जनरली हम लोग बोट स्ट्रीम में एक्स क्या मानते हैं? बोट का स्पीड, और वाई क्या मानते हैं? स्ट्रीम का स्पीड, यानी धारा का स्पीड को हम लोग वाई कंसिडर ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, तो एक्स आपको दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है कि नाव अगर 2 घंटा में धारा के विपरीत, यानी धारा के अगेंस्ट, या समझ रहे हो स्ट्रीम के अगेंस्ट में 2 घंटा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करता है, तो धारा का गति बताओ क्या होगा? यानी 2 घंटा में 19 किलोमीटर तय कर रहा है, तो इसका मतलब आप स्पीड काउंट कर निकाल सकते हो। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 19/2। ठीक है, 19/2 मतलब क्या हो गया? कितना हो जाएगा? 9 2 18, यानी 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है। यानी, और ये याद रखिएगा, ये स्पीड क्या है? धारा के विरुद्ध है, यानी मैं कह सकता हूँ ये अप स्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, धारा के विरुद्ध में स्पीड क्या है बोट का? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप जानते हो अगर धारा के विरुद्ध में मेरा स्पीड क्या होता है, मतलब स्पीड मेरा क्या होता है? एक्स माइनस वाई होता है, और यही चीज़ आपके पास निकल के आ गया 9.5। आपसे पूछा था वाई का वैल्यू, देखो ध्यान से, एक्स का वैल्यू क्या है? 11। एक्स का वैल्यू अगर मैं 11 रखता हूँ, तो वाई का वैल्यू मुझे बताओ क्या होगा? 9.5 आपका 11 से लेस होगा तो कितना होगा? 1.5 होगा, यानी जो धारा का गति है वो आपका 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बस इसी के साथ मेरा आज का ये भी खत्म होता है सेट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मैं फिर से बोलूँगा यही चीज़, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, और बहुत सारा कुछ है आपके पास प्रैक्टिस करने का। ठीक है, बहुत कुछ है आपके पास प्रैक्टिस करने का। ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि आपके पास कुछ है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, काफ़ी कुछ है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, चीज़ें आपके सामने वही आएंगे, बस घुमा घुमा के आएंगे। ये चीज़ आपको एग्जाम हॉल में समझना पड़ेगा। ठीक है, और तभी आप समझ पाओगे जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर आप जरूर से कीजिए, ताकि मुझे ये थोड़ा मोटिवेट मिलता है। ठीक है, चलिए, और जितने भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो आप लोगों को मैं बोलूँगा प्लेलिस्ट एक बार चेक करना। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा जितना भी अभी तक मैं आपको सॉल्व कराया हूँ। चलिए, इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।